What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. आज है 24 ऑफ मार्च. आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहने वाला है आप लोगों का, क्योंकि मैं अपने रूम पर नहीं हूँ. मुझे अर्जेंटली बाहर आना पड़ गया कल शाम, इसलिए मेरे पास में माइक भी नहीं है, ओनली लैपटॉप था और मैं पैड डाल के जल्दी जल्दी में निकल के आया. तो लेक्चर थोड़ा छोटा रहने वाला है. बस ये इसलिए लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो रूटीन है, जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं, वो ब्रेक ना हो. और हो सकता है जो न्यूज़पेपर है वो भी आप लोगों का थोड़ा लेट आए, तो उसको थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा. तो ये लेक्चर बस इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग मॉर्निंग में जो उठ रहे हैं, कम से कम वो मॉर्निंग में जल्दी उठ पाएँ और उनको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, जो कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था. तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. और माइक ना होने की वजह से वॉइस भी जो है आप लोगों की थोड़ी क्लियर नहीं आएगी. कल से आप लोगों के लेक्चर प्रॉपर आएंगे, आज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए. सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, ये था जीआई टैग के बारे में, जो कि माघी पान के बारे में पूछा था. बीटल वाइन भी जिसको हम लोगों ने बोला था. तो ये स्टेट बिहार में पाया जाता है और रजिस्टर किया गया था 2018 में ही. ये लास्ट ईयर ये रजिस्टर किया गया था एज ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तौर पर. और ये एक फूड टाइप का स्टफ है, यानी कि ये एक फूड कैटेगरी में आता है. तो बिहार स्टेट हो गया, रजिस्टर 2018 हो गया और एक फूड टाइप में आता है. आज का जो आप लोगों का ये जीआई का टैग का क्वेश्चन है, ये है कटरनी राइस. ये जो कटरनी राइस है, ये आप लोगों को जाकर देखना है कि किस राज्य का जीआई का टैग इसको दिया गया है और कब इसको रजिस्टर किया गया है और कौन से टाइप कैटेगरी में ये कटरनी राइस यहाँ पर आता है. तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको भी रिसेंटली ही अभी जीआई का टैग दिया गया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने. ये बात की जा रही है जीपीएस टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. बोला जा रहा है कि किस किस फील्ड में यहाँ पर यूज किया जाता है आज की डेट में. तो ये ऑप्शन है आप लोगों के सामने. पहला है यहाँ पर मोबाइल फोन ऑपरेशन के लिए, दूसरा है यहाँ पर बैंकिंग ऑपरेशन के लिए और तीसरा है कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड. तो देखिए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक तरीके से लोकेशन के थ्रू आप लोग मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं, तो अपने मोबाइल में जो अपना जीपीएस ऑन कर कर आप लोग लोकेशन फाइंड कर सकते हैं और इसी के थ्रू कई सारे कंट्रोलिंग ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं. तो इसी के थ्रू एक तो मोबाइल फोन के ऑपरेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, दूसरा कई सारे बैंकिंग ऑपरेशन भी यहाँ पर इसके थ्रू किए जाते हैं, इसके थ्रू कंट्रोल कर कर जीपीएस टेक्नोलॉजी के थ्रू. और इसी के थ्रू पावर ग्रिड भी कंट्रोल किए जाते हैं. मान लीजिए कहीं पर कोई पावर ग्रिड फेलियर हो गया, तो इसकी वजह से उसको भी कंट्रोल किया जाता है. तो जो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, तीनों ही ऑप्शन में यहाँ पर इसको यूज किया जाता है, क्योंकि जीपीएस टेक्नोलॉजी एक तरीके की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड आज की डेट में ये यूज की जा रही है. और ये एक तरीके का गिफ्ट है जो कि यूएसए की तरफ से ऑल ओवर वर्ल्ड को दिया गया है इसको यूज करने के लिए. हमारी कंट्री की जो इसके इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजी है वो है नाविक, NAVIC, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर इसको जिसको GNSS भी बोला जाता है, ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम. तो ये हमारी कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया सिस्टम है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं. और इसी सिस्टम को जो चाइना का है उसको बाइडू बोलते हैं, BEIDOU. रसिया का गोलानाज बोलते हैं और यूरोप का गैलीलियो बोलते हैं. तो ये इसी सिस्टम के नाम है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है. यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाईएस्ट सैलिनिटी किसके अंदर पाई जाती है, लवणता, यानी कि सबसे ज्यादा जो पर्टिकुलर एरिया में कौन से में सबसे ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है, ये बोला गया है. एक तो यहाँ पर लेक वेन, दूसरा है रेड सी, तीसरा है डेड सी और चौथा है यहाँ पर ग्रेट सोल्ट लेक. तो आप लोगों को एग्जैक्ट बताना है कि कौन से में सबसे ज्यादा पाई जाती है. तो आइए इसका आंसर देखते हैं. आंसर है इसका लेक वेन इन तुर्की. तो यहाँ पर है 330, यानी कि 330 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा. और इसको जो यूनिट है, यहाँ पर यूनिट में इसको जी पर केजी बोलते हैं, यानी कि पर थाउजेंड के हिसाब से इसको इक्विवेलेंट काउंट किया जाता है. तो ये लेक तुर्की में आप लोगों को देखने को मिलेगी. लेक वेन, डेड सी हो गया यहाँ पर, और ग्रेट सोल्ट लेक, और ये हो गया रेड सी. तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसका 330 हो गया, इसका 238, इसका 220 और इसका 41 हो गया. और खासकर ये डेड सी आप लोग कई बार सोचते हैं इससे भी ज्यादा लेक वेन ये तुर्की के अंदर है, जिसके ज्यादा इससे भी ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है. तो कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए. तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये एक एवरग्रीन क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर के बारे में, और वही प्रेसिडेंट की पावर आर्टिकल 356 रिसेंटली अभी न्यूज में था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल था. तो ये किस तरीके से इसको, अगर ये पावर है, किस तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज की जाती है. तो आंसर है यहाँ पर इसका बी आंसर में क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया पावर है लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर की पावर है वो एक तरीके से अंडर कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट आ जाती है. यानी कि जो भी यहाँ पर काम किया जाएगा वो सारा काम अब यहाँ पर पार्लियामेंट करेगी. पर्टिकुलर लेजिस्लेचर के हाथ में कोई पावर नहीं रहती है और उस सब सिचुएशन को हैंडल यहाँ पर पार्लियामेंट करती है,
जो भी कंडीशन यहाँ पर होती है। इसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल या फिर गवर्नर रूल भी इसको बोला जाता है, जो कि आर्टिकल 356 के तहत आती है। इसी के तहत 352 होती है, वो नेशनल इमरजेंसी होती है, जो कि हमारी कंट्री में 1975 से 1977 तक रही है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। और जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में अभी इलेक्शन भी नहीं की हमारी कंट्री में जनरल इलेक्शन के साथ में, तो इसलिए भी काफी न्यूज में है ये आर्टिकल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पर बात की जा रही है सब्सिडरी अलायंस के बारे में। ये ब्रिटिश टाइम पे के द्वारा दिया गया एक सिस्टम था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर ये थे लॉर्ड वेलेस्ली। इनके द्वारा जो यहाँ पर ये सिस्टम किया गया था कि बाहर जो भी यहाँ पर आसपास वाले एरिया में जो भी राजा रहता है वो क्या करेंगे, अगर वो चाहते हैं कि प्रोटेक्टेड किया जाए आसपास वाले एरिया के राजा से, तो उसके तहत यहाँ पर कंडीशन ये देखने को मिलती थी कि वो इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते थे मिलिट्री, और वो जो मिलिट्री की सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती थी वो यहाँ पर इनके द्वारा ही एक तरीके से उसका खर्चा उठाना पड़ता था राजा को। और अगर कोई बाहर का राजा इनके ऊपर कोई किसी तरीके का अटैक करता था तो ये उसको सपोर्ट में यहाँ पर आते थे, उसको इस तरीके की सिचुएशन को रोकने के लिए। यानी कि इनडायरेक्ट वे में राजा को अपनी खुद की आर्मी नहीं रखनी होती थी और ब्रिटिश की आर्मी होती थी और राजा को उसका खर्चा देना होता था। तो ये था एक तरीके का सब्सिडरी अलायंस, जो कि आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है सब्सिडरी अलायंस के तहत, तो ये यहाँ पर बोला गया है। तो इसका आंसर है सी। तो ये क्या है यहाँ पर कि फिक्स इनकम कोई कंपनी को नहीं देनी पड़ती थी, तो फिर करना क्या पड़ता था, मेंटेन रखनी पड़ती थी, एक स्टैंडिंग आर्मी का खर्चा इनको देना पड़ता था, ताकि यहाँ पर नेपोलियन जो यहाँ पर नेपोलियनिक जो डेंजर है उसको भी यहाँ पर कम किया जा सके। और इसी के साथ में एक पैरामाउंट से यहाँ पर जो इंडियन स्टेट की है वो स्टेब्लिश की गई। इनडायरेक्ट वे में सारे इंडियन स्टेट जो राज्य थे वो कंट्रोल में आ गए ब्रिटिश पावर के। तो ये था यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ये बात की जा रही है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप लोग, किसके द्वारा स्टार्ट ये इनिशिएटिव किया गया था। तो आंसर है यहाँ पर सी। सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब हो गया यहाँ पर ये है UNFCCC यानी कि ट्रिपल सी सेक्रेटरीट के द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था। जब बात करें यहाँ पर क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इस इनिशिएटिव इज, ये यूएन क्लाइमेट चेंज 2015 में एनकरेज करने के लिए था एक तरीके से कि ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरीके से जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको यहाँ पर अडेप्ट किया गया और उसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ में मिलकर आई और कैसे यहाँ पर एमिशन हो रहा है, इसी के साथ में कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है एमिशन को पॉसिबली, और किस तरीके से उसका एक तरीके से कंपनसेट कैसे किया जाए, उसके लिए यहाँ पर इसको फोकस देकर चला गया। और यूएन सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन ये अवॉइड इस तरीके से करने की कोशिश की गई कि सब मिलकर यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करें 3 स्टेप का, जिसमें मेजर किया जाए, रिड्यूस किया जाए और कंपनसेट किया जाए। तो ये इसका प्रोग्राम था। तो इस तरीके से यहाँ पर कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं उस सिस्टम पर यहाँ पर फोकस देने की कोशिश की गई। तो आंसर यहाँ पर हो गया आप लोगों के सामने सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ये यहाँ पर बात कर रहा है एक आइलैंड के बारे में जिसको बोला है बैरन आइलैंड वोल्केनो। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशन है यहाँ पर। सबसे पहला बोला गया कि बैरन आइलैंड जो वोल्केनो है ये एक एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि एक ज्वालामुखी जो है ये एक एक्टिव है। एक्टिव है जो बड़ी ही फ्रीक्वेंटली यहाँ पर फटता रहता है ज्वालामुखी, उसको एक्टिव बोलते हैं। जो काफी लंबे समय के बाद फटता है उसको डोरमेंट बोलते हैं। तो ये हल्का सा आइडिया रखेगा। ये एक इंडियन टेरिटरी में पाया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा बोला गया बैरन आइलैंड, ये यहाँ पर आप लोगों को लगभग 140 किलोमीटर ईस्ट में ग्रेट निकोबार के देखने को मिलेगा। तीसरा बोला गया कि लास्ट टाइम जो बैरन आइलैंड वोल्केनो यहाँ पर इरप्शन हुआ था इसका ये 1991 में हुआ था, यानी कि जब हमारी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था तब ये हुआ था। तब से मैक्सिमम ये इनएक्टिव रहता है। तो क्या आंसर सही है? तो आइए इसके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले बैरन आइलैंड जो है ये अंडमान सी में आप लोगों को देखने को मिलेगा और 140 किलोमीटर ये नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। खासकर ये है अंडमान आइलैंड के पास में, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट पोर्ट ब्लेयर के पास में देखने को मिलेगा आप लोग। तो जो ये लोकेशन यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया ग्रेट निकोबार नहीं है, ये पोर्ट ब्लेयर की साइड में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो बोला जा रहा है यहाँ पर, इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट ट्रेंडिंग जैसे कि हो गया सुमित्रा और बर्मा वाला एरिया जो आप लोग देखेंगे मैप में, तो उसके आसपास देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो बोला गया कि लास्ट टाइम काफी समय बाद फटा था ये, वो 1991 में बोला गया था। ऐसा कुछ नहीं है, रिसेंटली भी कई सारी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिली। ये 1995 और 2005 में भी ये एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिली और ये काफी न्यूज में भी रहता है। इंडियन है ये यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। खासकर जो अंडमान और निकोबार वाले एरिया में आप लोगों को ये एक्टिविटी देखने को मिलती है।
जो कि काफ़ी बड़ा आइलैंड वाला एरिया है हमारी कंट्री का। तो ये था आज का डिस्कशन, छोटा-सा डिस्कशन। बस आज थोड़ा लेट भी हो गया और देखिए 5-7 मिनट लेट हो गया, पर लेकिन मुझे ये था कि ये लेक्चर आप लोगों तक पहुँच जाए, जो उठ रहे हैं वो मॉर्निंग में उठ जाए। वॉइस को थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, कल से आप लोगों के लेक्चर प्रॉपर वे में टाइम पर आएँगे। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।